चलिए तो एनाटॉमी के थर्ड पार्ट में आप सबका स्वागत है ना। और आज हम लोग बात करेंगे टिश्यू सिस्टम्स के बारे में, जैसा कि हमने बात किया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। और फिर इन्हीं टिश्यू सिस्टम्स के बाद हम लोग डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम के बीच में डिफरेंस, डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट के बीच में डिफरेंस, और डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ के बीच के मेन डिफरेंसेस को देखेंगे। और फिर हमारा लास्ट पार्ट जो होगा वो होगा सेकेंडरी ग्रोथ का। तो चलिए अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का पार्ट टिश्यू सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। देखो टिश्यू सिस्टम, हमने सबसे पहले बात किया था कि टिश्यू सिस्टम होता क्या है भाई। तो बोले भी थे कि बॉडी के जो अपर मोस्ट लेयर में होगा और जो भी कवरिंग टिश्यू होगा बॉडी का उसको बोलेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। हमारे बॉडी में जो भी कनेक्टिव टिश्यू की एनालॉगस जो टिश्यू होता है प्लांट्स में, जिसको बोलते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का मेन काम होता है फिलिंग टिश्यू, ठीक है, दो ऑर्गन्स के बीच में या दो टिश्यूज के बीच में जो फिल करता है। मेन बल्क ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। And the last type of system is vascular tissue system, which almost only constitutes the vascularity, you know, either in xylem or in phloem. Vascularity means to make pipes like organ, है ना। जो कुछ भी कंडक्टिंग होगा ना, जैसे पाइप होता है, जैसे हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स होता है, पाइपलाइन, है ना, कंडक्टिंग, उस तरह से जो प्लांट में बनाते हैं दैट इज वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। देखिए सबसे पहले इपिडर्मल के बारे में उसके पहले एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो तीन टाइप हमने बांटा है इसका बेसिस है स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। उसका बेसिस क्या है? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। कौन कौन तीन टाइप बनेगा तो आप जानते हो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड एंड और फंडामेंटल। अच्छा, ग्राउंड और फंडामेंटल लिख दिया तो यहाँ एक बात तो क्लियर हो गया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम is also called fundamental ओहो, इसको फिर से बड़ा करना पड़ेगा। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ओके। अच्छा, इपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को हम लोग जो बोलेंगे नॉर्मली वो बोलेंगे ईटीएस। इसी तरह ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम लोग बोलेंगे जीटीएस। और वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम को हम लोग बोलते हैं वीटीएस, ओके। एपिडर्मल का कोई दूसरा नाम नहीं है। ग्राउंड इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर इज आल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, ओके। नेक्स्ट, कमिंग टू द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, माइंड इट, uppermost covering of the whole plant body is made up of epidermal tissue system। और इसमें जो सेल्स होगा उसको हम लोग बोलेंगे एपिडर्मल सेल्स या स्टोमाटा। सॉरी, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमाटा नहीं बोलेंगे, एपिडर्मल सेल्स बोलेंगे। उसके अलावा भी होता है, मतलब ईटीएस में बहुत तरह के सेल्स होते हैं। एक तो हो गया एपिडर्मिस, ठीक है ना, ये सिंगल लेयर्ड होता है, कहीं कहीं मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। मेनली इनमें जो सेल्स होते हैं वो पैरेन्काइमा होते हैं, और इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूटिकल। तीन बात बोले, तीन बात बोले, किससे बना होता है? पैरेन्काइमा से बना होता है। इसके ऊपर एक वैक्सी लेयर होता है, इसका नाम है क्यूटिकल। नॉर्मली ये सिंगल लेयर होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पे या कभी कभी हो सकता है ऐसा कि वो मल्टी लेयर्ड भी हो जाए, ठीक है। तीन मेन बात। दूसरी बात सुनिए, मोनोकॉट लीफ में जो अपर एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं और उनको बोलते हैं ब्यूलिफॉर्म सेल्स। अपर एपिडर्मल सेल्स इन केस ऑफ मोनोकॉट लीफ इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म ब्यूलिफॉर्म सेल्स, ठीक है। और एपिडर्मिस के अलावा इसमें क्या होता है, तो स्टोमाटा होता है और एपिडर्मल अपेंडेजेस होता है। एपिडर्मल अपेंडेजेस का मतलब, चलो देखते हैं, बहुत कुछ एनसीईआरटी में है तो उसी को पढ़ लेते हैं, इसलिए फालतू में बस बोले, नहीं, याद से हमेशा नहीं बोलना चाहिए।
देखो और क्या क्या होता है भाई इसके अलावा, तो इसके अलावा इसमें इपिडर्मल सेल्स तो हो गया, उसके अलावा इसमें स्टोमाटा होगा, इपिडर्मल अपेंडेज मतलब इपिडर्मिस के ऊपर जो होता है, जैसे हमारा जो नाखून है ना, ये भी इपिडर्मल अपेंडेज है हमारे बॉडी का, क्योंकि हमारे बॉडी में अपर लेयर इज स्किन, स्किन इज इपिडर्मिस, स्किन से जो कुछ भी निकला है तो नाखून निकलता है हमारे स्किन से, इपिडर्मल अपेंडेज। अच्छा, हमारा जो बाल है, चाहे वो रोआ हो बॉडी पे या फिर सर का ऊपर का जो बाल है हेयर्स, वो भी कहाँ से, स्किन से आ रहा है, तो ये भी इपिडर्मल अपेंडेज है। प्लांट के केस में नाखून नहीं होता, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोम्स, क्या होता है आगे जानोगे, और हेयर्स वहां भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स व्हिच कैन फॉर्म अ कंटिन्यूअस लेयर, है ना। अगला पॉइंट है यूजुअली सिंगल लेयर, जैसे बात अभी बोले नॉर्मली सिंगल लेयर होता है, बट जरूरत पड़ने पे कभी कभी मल्टी लेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट, पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, हमने भी बात किया। अच्छा, इनमें सेल वॉल होगा, वैक्यूल ज्यादा होगा और साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है। सेल वॉल तो प्लांट है तो होना ही है, वैक्यूल ज्यादा प्लांट सेल में, ये भी कॉमन बात है कि इसमें लार्ज वैक्यूल होता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें साइटोप्लाज्म भी कम होता है, ठीक है। अच्छा, outside of the epidermis is often covered by a waxy thick layer called cuticle which prevents the loss of water। क्यूटिकल का काम क्या होता है ये आपको पता चल गया, क्यूटिकल का काम क्या होता है ये आपको पता चल गया। दोबारा एक बात बोल रहा हूँ, एक बात मुझे आप बताओ कि आप अगर कभी पत्ता देखे होगे, पत्ता कोई भी पत्ता, तो उसको जब ऊपर से आप छूओगे तो बहुत चिकना होता है। वो चिकना सिर्फ इसीलिए होता है क्योंकि उस पत्ते के ऊपर एक वैक्सी कवरिंग होता है जिसका नाम है क्यूटिकल। हमने जब लीफ का डायग्राम देखा था लास्ट लेक्चर में, तो वहां भी था, आई गेस कि सेकेंड या थर्ड पेज में होगा, थर्ड पेज में वो डायग्राम हमने पढ़ा था। खैर, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। और एक और बात अगर याद रख सको तो कर लेना, ये हाइड्रोफाइट्स में भी नहीं मिलता है। हाइड्रोफाइट्स मतलब वैसा प्लांट जो पानी में रहता हो, है ना। क्यों भाई, अच्छा एक बात बताओ यार, जो जमीन पे रह रहा है उसको पानी बचाने की जरूरत है ना, तब उसके बॉडी पे क्यूटिकल होगा तो समझ में आता है, क्योंकि क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है। अब जो प्लांट पानी में रह रहा है यार, उसको तो इतना पानी मिल रहा है कि तो चाह रहा है कि किसी तरह पानी निकाले, नहीं निकालेंगे तो ऑस्मोसिस से फूल कर मर जाएंगे, है ना। सेल स्वेल करेगा और बर्स्ट करेगा तो प्लांट मर जाएगा। तो हाइड्रोफाइट्स को तो पानी निकालना है, उसके पास इतना एक्सेस पानी है, इसीलिए उनमें क्यूटिकल नहीं होता है। अब देखो स्टोमाटा क्या, देखते हैं स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। ये हम लोग डायग्राम में देखे भी थे नीचे साइड में, जो बहुत सारा सेल बनाए थे, यहाँ पे गैप था और इस गैप में इस तरह का एक स्ट्रक्चर था जिसका नाम रखे थे गार्ड सेल, और गार्ड सेल के बीच में जो ओपनिंग था उसका नाम रखे थे स्टोमाटा। तो ये भी इपिडर्मिस, क्योंकि आउटर मोस्ट लेयर ऑफ लीफ में था, इसीलिए किसमें होता है, तो इपिडर्मिस में ये भी होता है। राइट, सब बातें सही है। स्टोमाटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज, कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ये काम तो स्टोमाटा करता ही, उसका काम ही है रेगुलेशन, है ना। नेक्स्ट, each stoma is composed of two bean shaped cells known as guard cell। देखो यहाँ पे एक टेंशन दे दिया, टेंशन क्या दिया, ये दिया, स्टोमा लिखा है, एक्चुअली में स्टोमा जो है वो स्टोमाटा का सिंगुलर है, स्टोमाटा इज अ प्लूरल टर्म, उसका सिंगुलर है स्टोमा, ठीक है। तो हर एक स्टोमाटा में देखो, ये यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा टेंशन होता है इस डायग्राम में। देखो हम लोग को लगता है नॉर्मली अभी तक जो पढ़े थे और अभी तक जो हम समझाने के लिए भी यूज करते हैं, इस जगह को हम बोल रहे थे कि ये स्टोमाटा है, बट एक्चुअली में वो स्टोमाटल पोर है, स्टोमाटा का एक ओपनिंग है। स्टोमाटा ये पूरा है कॉम्बिनेशन, स्टोमाटा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टोमाटल पोर, गार्ड सेल
एंड सब्सिडियरी सेल। स्टोमाटा क्या है? तो ये कॉम्बिनेशन है किसका? गार्ड सेल का और स्टोमाटल पोर का। ठीक है, आई गेस कि इसमें इपिडर्मिस सब्सिडियरी सेल नहीं आएगा, स्टोमाटा में नहीं आएगा। आपको ये दो बचा रखना है, गार्ड सेल और स्टोमाटल पोर का कॉम्बिनेशन है स्टोमाटा। ठीक है, गार्ड सेल और स्टोमाटल पोर का कॉम्बिनेशन है स्टोमाटा, अच्छे से याद रखिएगा। खैर, तो इन ग्रास गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। अब यार बात आ गया, ग्रास इज अ मोनोकॉट, वहां डम्बल शेप्ड होता है, बाकी डाइकॉट में किडनी शेप का होता है, बीन शेप, है ना। अच्छा, ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो, द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल फॉर्म द स्टोमाटल पोर आर थिन एंड इनर वॉल आर हाईली थिकन्ड। बताए भी थे, स्टोमाटा में अंदर वाला वॉल बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, बाहर वाला वॉल पतला होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा जब बता रहे थे तब बताए होंगे ये चीज। देखो एक बार वापस से बता रहा हूँ। बात किया था कि ये वाला जो है बहुत थिक है, बहुत मोटा है, बहुत मोटा, और इसके बहुत मोटा होने से क्या होता है? ये दोनों आपस में ऐसे जुड़ा हुआ है फाइब्रिल से। इससे होता यूं है कि जैसे ही पानी इधर से इधर आया, पानी के इधर आने के बाद पानी इस पे प्रेशर लगाता है, लेकिन ये पीछे नहीं होता, ये नहीं मूव करता, तो वापस पानी बाउंस बैक करता है और इस वाले वॉल पे प्रेशर लगाता है। इस वाले वॉल पे प्रेशर लगाने से ये वाला वॉल पीछे की तरफ खिंचाता है, सॉरी ढकलाता है, वॉल पीछे की ओर ढकलाता है। लेकिन चूंकि ये वॉल इस तरह के मायोफाइब्रिल से जुड़ा हुआ है तो खुद पीछे ढकलाता, तो इसको भी, इस वाले वॉल को भी पीछे खींच लेता है, और इंटर्न यहाँ पे एक इतना बड़ा स्टोमाटा आपको ओपन होकर दिख जाता है। फिर आपको दिखता है कि स्टोमाटा जो पोर था वो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो आई गेस ये सब आप जानते हैं, तो वापस से इसका कोई मतलब नहीं बनता। आगे देखो, गार्ड सेल पोजेज क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। बिल्कुल सही बात है, आप सब जानते हो गार्ड सेल क्या करता है। Next point, a few epidermal cells in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. बोल रहा है कि गार्ड सेल के आसपास का कुछ सेल ऑटोमेटिकली स्पेशलाइज हो जाता है, और स्पेशलाइज होने के बाद वो एक तरह का सेल बनाता है, इसका नाम है सब्सिडियरी सेल। याद करो, ये वही सेल है सब्सिडियरी सेल जो कि जब क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करके गार्ड सेल में शुगर बना देता है, स्टार्च बना देता है, तो इन्हीं सब्सिडियरी सेल से पानी ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में आता है। ठीक है, जिससे कि गार्ड सेल स्वेल करे और स्टोमेटल पोर ओपन हो जाए। नेक्स्ट, द स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो हम सही थे, तीनों को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखना है। ठीक है, स्टोमेटल अपैरेटस किससे मिलकर बना हुआ है? तो गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल पोर। ठीक है, स्टोमेटल अपैरेटस किससे मिलकर बना हुआ है? गार्ड सेल, सब्सिडियरी सेल और स्टोमेटल पोर, तीनों को मिलाकर। इसको बहुत अच्छे से लिख लोगे। लिख लिए? अलग से साइड में लिखो। सब्सिडियरी सेल। यस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी तक हम लोग ने एपिडर्मिस में 3-4 बात हम लोग को करना था। एपिडर्मल सेल्स का जो हम लोग कर लिए, फिर स्टोमाटा का जो भी हम लोग कर लिए। उसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे वो होगा एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मिस में और जो कुछ भी अपेंडेज देखने को मिलता है, मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, उसको।
अच्छा एक बात और याद रखना, स्टोमाटा का इतना बात हो गया तो एक बात और याद रखना कि लोअर सरफेस ऑफ द डाइकॉट लीफ हैज ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमाटा, ठीक है। लेकिन अगर मोनोकॉट में बात करें तो दोनों साइड में स्टोमाटा बराबर होता है। लिख देता हूँ। इन डाइकॉट लोअर सरफेस हैज in dicot lower surface has more stomata, while in monocot both surface has equal number of stomata. ओके हाँ, तो हम लोग अभी तक ये बात कर लिए कि भाई डाइकॉट में लोअर सरफेस जो होता है लीफ का उसमें स्टोमाटा का नंबर ज्यादा होता है, और जो अपर सरफेस होता है लीफ का वहां स्टोमाटा का नंबर कम होता है। लेकिन अगर बात करें मोनोकॉट की लीफ का तो उसमें ऊपर या नीचे दोनों साइड में स्टोमाटा का नंबर बराबर होता है। अब बात करते हैं रूट हेयर्स के बारे में। देखो रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिसेलुलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स व्हिच एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। मतलब मेनली ये किसमें मिलेगा? रूट में। मेनली रूट में मिलता तो हर जगह, मेनली रूट में। रूट हेयर्स जो होते हैं, है ना, वो भी एपिडर्मल डेरिवेटिव है ना। नेक्स्ट स्टेम पे भी होता है, और स्टेम पे जो एपिडर्मल हेयर होता है उसका एक स्पेशल नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। याद रखिएगा रूट हेयर जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जो ट्राइकोम्स है वो मल्टीसेलुलर होता है। और ट्राइकोम्स ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, सॉफ्ट या फिर हार्ड, हार्ड को स्टिफ भी बोलते हैं, इतने सारे टाइप का हो सकता है, ठीक है। जरूरत पड़ने पे वो सिक्रीट भी कर सकता है, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, बट माइंड इट दिस टाइम द वाटर लॉस इज ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ठीक है। जो क्यूटिकल था वो भी वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा था, ट्राइकोम भी वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन ट्राइकोम जो वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है वो मेनली ट्रांसपीरेशन से वाटर लॉस ना हो उसको प्रिवेंट कर रहा होता है। तो दो बात, रूट हेयर और स्टेम हेयर दोनों ही एपिडर्मल डेरिवेटिव्स है। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करने के काम में आता है, जबकि स्टेम पे जो हेयर होता है उसका एक अलग नाम है ट्राइकोम्स। ये मल्टी सेलुलर होता है, और ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है या हार्ड हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और कई बार तो वो सिक्रेटरी भी होता है, मतलब कोई चीज भी सिक्रेट करता है। इनका भी काम है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, बट ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, ठीक है, ठीक है। आई गेस कि ट्राइकोम्स भी आपके लिए क्लियर है। Now we are getting into ground tissue system, that is GTS. GTS. Other name of GTS is fundamental tissue system. Fundamental tissue system. आई गेस जल्दी से आप इसको लिख लीजिए क्योंकि हम इधर इसको वापस से मिटाने वाले हैं। लिख लिए? चलिए मिटा रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ बहुत कुछ मुझे लिखना है, इसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा के फॉर्म में मैं लिखूंगा, आपको उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। कॉपी में या साइड में आप भी लिखिएगा। चलिए तो बच्चा लोग, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का बात हम लोग को आज करना है। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में देखिए, इसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, ये तो हम लोग सब लोग जान रहे हैं। तो इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। आई डोंट थिंक इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए। मेन बल्क ऑफ द प्लांट बॉडी को बनाता है, ये हम लोग भी पहले ही बात किए थे कि जैसा हमारे बॉडी में जो काम कनेक्टिव टिश्यू करता है वही काम प्लांट में ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में जो काम कनेक्टिव टिश्यू करता है प्लांट बॉडी में वही काम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम करता है। जैसे हमारा कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, एडिपोज इन सबसे मिलकर बना हुआ है, उसी तरह प्लांट का जो कनेक्टिव टिश्यू या ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्टेरेनकाइमा इन सब चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आगे देखिए,
तो ट्रांसवर्स सेक्शन में अगर हम किसी डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट या मोनोकॉट रूट को देखते हैं, मतलब अगर इतना लाइन आप पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब निकलता है किसी भी चीज को बस मोनोकॉट का स्टेम नहीं होना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं तो उसमें क्लियर जोनेशन मिलेगा, मतलब साफ साफ दिखेगा कि बाहर साइड में जो एरिया है वो कॉर्टेक्स, उसके बीच में, और सेंट्रल पीथ जो अंदर में सेंट्रल पार्ट में जो पीथ होता है पिथ, उसके बीच में डिफरेंस साफ साफ समझ में आएगा। ठीक है, डिफरेंस आप बाहर से देखेंगे, मतलब जैसे ही आप ये देखो, ये जो बना हुआ है ये स्टेम है, आप उसको यहाँ से देख रहे हो, यहाँ से आप इधर देखोगे तो ये जो एरिया है ये उसको ऐसे बनाया हुआ है, दिख रहा है? तो साफ साफ दिखेगा कि पिथ और कॉर्टेक्स बिल्कुल अलग अलग, मतलब एक लाइनिंग से अलग अलग दिखेगा साफ साफ। तो साफ साफ दिखता है सब में मोनोकॉट के स्टेम को छोड़कर, नॉट प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, अच्छा, अब ये तो स्टेम और रूट का बात कर लिए, मोनोकॉट का स्टेम सिर्फ उल्टा था, बाकी दो तीनों में सेम है। अब लीफ का बात करते हैं। अगर हम मोनोकॉट की लीफ का बात कर रहे हैं तो वहां पे जो ग्राउंड टिश्यू है उसको हम लोग बोलते हैं मेसोफिल, और उसमें कॉर्टेक्स या पीथ ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, लीफ में कोई डिफरेंशिएशन नहीं। लीफ और मोनोकॉट स्टेम को छोड़कर बाकी सब में कॉर्टेक्स और पीथ के बीच में डिफरेंस दिखेगा, दोनों एकदम अलग अलग होंगे। ठीक है, कॉर्टेक्स को हम लोग बहुत सारे पार्ट में सब डिवाइड किए हुए। ठीक है, कॉर्टेक्स को बहुत सारे पार्ट में सब डिवाइड किए हुए, इनर टू आउटर। देखो इसमें दिख रहा है साफ साफ, ऐसा अगर है तो बाहर वाले को बोल रहे हैं आउटर साइड, इसको बोल रहे हैं इनर। ये जो डिवीजन है ये किधर से है? आउटर टू इनर, मतलब जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो सबसे आगे होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो सबसे आगे होगा, मतलब ये सेल जो होगा मान लो जो सबसे पहला है ये कॉर्टेक्स का होगा, उसके बाद वाला होगा, उसके बाद वाला होगा, ऐसे करके होगा, समझे? तो सबसे पहला इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इपिडर्मिस हम आपने स्किन को बोले थे, तो इपिडर्मिस के जस्ट नीचे होता है कॉर्टेक्स। दूसरा बात, ये कॉर्टेक्स वापस से सब डिवाइड है, मतलब ये जो हम लोग अभी से आप साफ साफ क्या पढ़े, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को मेनली दो पार्ट में बांटे, आउटर कॉर्टेक्स, इनर पीथ। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स और इनर पीथ ये क्लियरली दिखता है लीफ, चाहे डाइकॉट का हो या मोनोकॉट का हो, और मोनोकॉट के स्टेम को छोड़कर बाकी सब में, मतलब कि डाइकॉट के रूट और स्टेम दोनों में दिखेगा और मोनोकॉट के रूट में दिखेगा साफ साफ, कॉर्टेक्स बाहर की तरफ है और पीथ अंदर की तरफ। ठीक, अब ये कॉर्टेक्स वापस से सब डिवाइड हुआ है, अब ये कॉर्टेक्स वापस से सब डिवाइड हुआ है, वो किसमें? ये देखो, सबसे पहला जोन है हाइपोडर्मिस। कॉर्टेक्स में सबसे पहला हाइपोडर्मिस, मतलब सबसे बाहर क्या था? इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद जो है वो है कॉर्टेक्स। क्या है? कॉर्टेक्स। लेकिन कॉर्टेक्स को वापस सब डिवाइड किए, पहला कौन सा है? हाइपोडर्मिस। उसके बाद फिर डिवाइड करके उसको और भी पार्ट में बांटे, पहला हाइपोडर्मिस है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे या लिखते चलेंगे, बाहर से देख रहे हैं सबसे पहले आपको एपिडर्मिस मिलेगा, फिर आपको हाइपोडर्मिस मिलेगा। हाइपोडर्मिस के बारे में देखो, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ कॉर्टेक्स, रूट में नहीं होता, रूट में नहीं होता, इट इज एब्सेंट इन रूट, इंपॉर्टेंट है, रूट में नहीं होता। सो काटना नहीं है, लिखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सिंगल या मल्टी लेयर दोनों हो सकता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब देखो डाइकॉट के स्टेम में ये कॉलन काइमा का बना होता है, डाइकॉट के स्टेम में ये कॉलन काइमा का बना होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। डाइकॉट का स्टेम कॉलेंकाइमा का बना होता है। आगे देखो, जबकि मोनोकॉट में अगर बात करें तो वो स्क्लेरेंकाइमा का होता है। डाइकॉट में किसका बना होता है? कॉलेंकाइमा का। मोनोकॉट में स्क्लेरेंकाइमा का। डाइकॉट, कॉलेंकाइमा, डीसी, याद रखिएगा, डीसी। डीसी इज आल्सो नोन एज डायरेक्ट करंट। बस मुश्किल से 10 से 15 दिन इसका नाम आ जाएगा, हम लोग फिजिक्स में पढ़ लेंगे एक्चुअली। डाइकॉट, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट इज एसी, जो कि हमारे घर में आता है, और डायरेक्ट करंट इज डीसी, जो बैटरी से निकलता है ना। एसी झटका देता है, अल्टरनेटिंग करंट अगर आप टच कर रहे हो, प्लग में हाथ डाल दिए अगर ऑन, स्विच ऑन करके, तो झटका लगेगा। बट डीसी, बैटरी के तार को अगर आप डायरेक्टली भी टच कर रहे हो तो झटका नहीं लगता, क्योंकि वो डीसी डायरेक्ट करंट, उसमें फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट नहीं करता। ठीक है, तो डाइकॉट में कॉलेनकाइमा का बना होता है हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इसका काम क्या है? तो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, जाहिर सा बात है, शॉक एब्जॉर्बर होता है हमारे बॉडी में भी। कनेक्टिव टिश्यू का क्या काम है? शॉक एब्जॉर्बर। यहाँ भी वही है, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन
क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है, और अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो वो फोटोसिंथेटिक इन नेचर होगा। अगर क्लोरोप्लास्ट हुआ तो, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरा रीजन इज जनरल कॉर्टेक्स। तो चलो जनरल कॉर्टेक्स देख लिया ना, तो देखो सबसे पहले एपिडर्मिस मिला, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के नीचे जनरल कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जनरल कॉर्टेक्स में क्या है। तो नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस एंड स्टेम एंड एपिडर्मिस एंड रूट लाइज जनरल कॉर्टेक्स। अभी देखो अभी अभी बात की थी कि हाइपोडर्मिस रूट में नहीं मिलता, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं मिलता। देखो ये जो हम लोग लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, स्टेम के लिए। क्यों? क्योंकि रूट में ये नहीं मिलेगा। अगर रूट में ये नहीं मिलेगा तो रूट में क्या मिलेगा, हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद क्या मिलेगा, सीधा जनरल कॉर्टेक्स रूट में। बट अगर स्टेम का बात करें, क्योंकि देखो ये साफ साफ लिखा है एब्सेंट इन रूट, कौन, हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस रूट में होता ही नहीं, जाहिर सा बात है वहां तो जो एपिडर्मिस के बाद सीधा जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा। लेकिन स्टेम का बात करें तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, और हाइपोडर्मिस के बाद जनरल कॉर्टेक्स। तो स्टेम के लिए बोले तो जनरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू हाइपोडर्मिस, और अगर रूट के लिए बोले तो जनरल कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू एपिडर्मिस। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, ये भी फ्यू टू मेनी लेयर हो सकता है थिकनेस में। अच्छा ये पैरेंकाइमेटस होता है। देखो देखो अभी बता रहे हैं वापस से, डीसी पढ़े थे ना, डाइकॉट स्टेम में कोलेनकाइमेटस था हाइपोडर्मिस, मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस था, और जनरल कॉर्टेक्स चाहे रूट में हो या स्टेम में हो, मोनोकॉट में हो या डाइकॉट में हो, कैसा होता है, पैरेंकाइमेटस। ठीक है, तो डीसी खत्म, डाइकॉट में हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस, तो मोनोकॉट में ऑटोमेटिकली स्क्लेरेनकाइमेटस हो जाएगा, है ना, उसके एक बाद वाला स्क्लेरेनकाइमेटस, और जनरल कॉर्टेक्स में सिर्फ और सिर्फ पैरेंकाइमेटस। अच्छा कॉर्टेक्स में कई बार फोटोसिंथेसिस होता है, और अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट होना ही होना है। ठीक है, अच्छा इसका काम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी होता है, और ये फूड स्टोर भी करता है। याद करो रूट में फूड स्टोर होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है रूट में फूड स्टोर करने के लिए, है ना, तो वैसा ही वहां पे काम जनरल कॉर्टेक्स भी रूट में करता है। ठीक है, ऐसे कई बार स्टेम में भी होता है तो वहां भी फूड स्टोर होता है। अब देखो ये तीसरा पार्ट, कॉर्टेक्स का तीन पार्ट, सबसे पहला हाइपोडर्मिस, फिर जनरल कॉर्टेक्स, और फिर इंडोडर्मिस तीसरा पार्ट। चलो लिख लेते हैं पहले, तो अपना सीक्वेंस नहीं गड़बड़ाना है। थर्ड पार्ट इज इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंड तीसरा इज इंडोडर्मिस। ये स्टेम के लिए, रूट के लिए बोले तो एपिडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स एंड देन इंडोडर्मिस, हाइपोडर्मिस वहां नहीं होगा। इंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जाहिर सी बात है भाई, कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला पार्ट तीन पार्ट में डिवाइड किया तो सबसे अंदर वाला पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ इंडोडर्मिस कंस्टिट्यूट स्टील। ये स्टील टर्म एक जगह शायद कहीं आया था जो बोले थे कि बताएंगे, स्टील याद रखिएगा। इंडोडर्मिस के अंदर बहुत बार पूछा हुआ है, इंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी होता है, जो भी टिश्यू, उन सबको क्या बोलते हैं, स्टील। मतलब देखो एक डायग्राम बना के दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो अपर लेयर ऑफ सेल्स होगा वो क्या होगा, एपिडर्मिस। हम स्टेम बना रहे हैं, एपिडर्मिस, उसके बाद उसके अंदर हाइपोडर्मिस, उसके भी अंदर जनरल कॉर्टेक्स, उसके भी अंदर इंडोडर्मिस। ठीक है, अब फिर उसके अंदर पेरिसाइकिल, उसके अंदर वैस्कुलर बंडल,
वैस्कुलर बंडल ऐसा होता है, आधा दूर में जाइलम और आधा दूर में फ्लोएम, और बीच में, सबसे बीच में एक खाली जगह होता है, ऐसा, उसको बोलते हैं पिथ। अब देखो ये तुमको जो दिखाए हैं, इधर भी ऐसा ही होगा। सबसे पहले एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद होगा हाइपोडर्मिस, फिर होगा जनरल कॉर्टेक्स, फिर होगा एंडोडर्मिस, फिर होगा पेरिसाइकिल, और फिर होगा ये जाइलम फ्लोएम, और अंत में पिथ। ऐसा ही हर तरफ से होगा, समझ रहे हो। अब देखो इस वाला इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस का सेल का लेयर ये है। इस इंडोडर्मिस के अंदर इतना सारा चीज आया, ये तो इंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी आया, जैसे पेरिसाइकिल आ गया, जैसे वैस्कुलर बंडल आ गया, जैसे पिथ आ गया, इन सब को ओवरऑल एक नाम देते हैं, इसका नाम है स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। स्टील क्या होता है, बहुत बार पूछा है, इसीलिए बार बार फोकस करके बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, इंडोडर्मिस इज द बॉर्डर बिटवीन जनरल कॉर्टेक्स एंड स्टील। तो बहुत सिंपल सा बात है, ये देखो ना, इंडोडर्मिस ये वाला, ये बॉर्डर है, इसके इस तरफ क्या है, स्टील, और इसके इस तरफ क्या है, जनरल कॉर्टेक्स है ना, ये जनरल कॉर्टेक्स, ये वाला पार्ट। देखो कलर चेंज कर दूं तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये क्या है, ये जो लेयर दिख रहा है सेल का, जनरल कॉर्टेक्स है ना। नेक्स्ट, एंडोडर्मिस इज अ सिंगल लेयर एंड कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल। ये सिंगल लेयर होता है, देखो इसके पहले वाला बाकी जितना भी था सब सिंगल, और कई बार मल्टी लेयर्ड भी हो सकता था, लेकिन ये सब सिंगल लेयर होता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जो अलग हो उसको याद रखना। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होता है, बाकी सब मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, the cell constituting the endodermis are living and may contain starch granules, so endospermic also called starch sheath। अच्छा 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 अच्छा, इंडोडर्मिस है, इंडोडर्मिक एंडोस्पर्मिक बोल रहा है। हाँ तो देखो बोल रहा है कि इंडोडर्मिस जो होता है, इंडोडर्मिस का जो सेल्स होता है वो लिविंग होता है, और कई बार वो स्टार्च ग्रेन्यूल, स्टार्च ग्रेन्यूल भी स्टोर करता है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ बोलते हैं। इसे इसको क्या बोलते हैं, स्टार्च शीथ। अब देखो अगला बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये इसके अंदर होता है। अगर आपको वो वाला डायग्राम याद आ रहा है, कौन सा वाला, जो आपको हम पढ़ाए थे फ्लूइड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, अगर आपको जरा सा भी वो डायग्राम याद आ रहा है, तो मेरे ख्याल में आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे कि वहां पे हम लोग जब पढ़े थे एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे, तब हमने ये बात किया था कि भाई कुछ भी हो जाए, क्योंकि इंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है, इंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है जो सुबेरीन का बना होता है, और इसलिए वहां से पानी क्रॉस नहीं कर पाता। ऐसा पढ़े थे, याद आ रहा है। इंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है जो सुबेरीन का बना होता है, और इसलिए वहां से पानी क्रॉस नहीं कर पाता, और इसीलिए कोई भी वाटर हो उसको सिम प्लास्टिक तो होना ही पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एपोप्लास्टिक होकर वो पार नहीं जा सकता। यही कारण हम लोग पढ़े थे, याद आ रहा है। अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा। देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोडर्मिस में मिलेगा, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंडोडर्मिस होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट, बैंड लाइक होता है, जाहिर सा बात है, डिपोजिशन इम्परमेबल ऑफ वैक्सी मेट, अच्छा बाय द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमेबल। हाँ, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि वाटर इम्परमेबल चीज से बना हुआ है, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन, वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल कॉल्ड सुबेरिन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। वाटर इम्परमेबल होता है, और ये एक वैक्सी मटेरियल है जो कि सुबेरिन है, उससे बना हुआ होता है, कौन, कैस्पेरियन स्ट्रिप। ओके, नेक्स्ट, पेरिसाइकिल कितना है वैसे, पेरिसाइकिल है, फिफ्थ रेज, मेडुलरी रेज, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड लीफ, बस चलो ठीक।
बस काम हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट सिर्फ इसलिए है ना क्योंकि जानते हो यहाँ से कई बार जो भी हम लोग अभी डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम या रूट पढ़ने वाले हैं, जैसे बोले ना आपको एनाटॉमी पढ़ना है इसके बाद, तो वो यहीं से क्लियर हो गया है ना। इतना सारा टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। अब हम मान लो रूट का तुमको एनाटॉमी बताएंगे तो क्या बताएंगे सबसे पहले उसके ऊपर क्लियर होता है एपिडर्मिस। उसके बाद वहां पे कॉर्टेक्स में से हाइपोडर्मिस नहीं मिलेगा, मतलब रूट के बाद तुमको सीधा मतलब एपिडर्मिस के बाद सीधा जनरल कॉर्टेक्स मिलेगा, है ना। तो ये चीज जो वहां पढ़ते वो यहीं पे निकल गया, और ये वाला चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आया। सिर्फ इसीलिए हमने इसको ऐसा कर दिया। चलो पेरिसाइकिल देख ले। देखो, आउटर मोस्ट पोर्शन ऑफ स्टील, ये कोई कहने का बात है। इंडोडर्मिस के बाद जो कुछ भी था सब स्टील था। इंडोडर्मिस के बाद क्या क्या था, तो पेरिसाइकिल था, फिर वेस्कुलर बंडल्स था, और फिर तुम्हारा पिथ था। तो जाहिर सा बात है पेरिसाइकिल सबसे आउटर मोस्ट, स्टील का बोले तो आउटर मोस्ट पार्ट है। इट इज सिलेंडर ऑफ थिक वॉल स्क्लेरेनकाइमेटस और थिन वॉल पेरेंकाइमेटस। ये बोल सकते हो, ये कह सकते हो कि ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, ये याद रख सकते हो। दूसरा बात याद रख सकते हो कि ये पेरेंकाइमेटस या स्क्लेरेनकाइमेटस कुछ भी हो सकता है। इतना ही एनफ, ठीक है। मे बी सिंगल और मल्टी लेयर्ड, सब तो यही चल रहा था, एंडोडर्मिस अकेला अलग था। चलो, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलता। मतलब थोड़ा थोड़ा अगर अजीब अजीब बात करना शुरू करें, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं था, है ना, हाइपोडर्मिस रूट में नहीं था। उसके बाद यहाँ आए हैं सीधा पेरिसाइकिल, ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं। हाइपोडर्मिस रूट में नहीं था, और ये मोनोकॉट के स्टेम में नहीं। तो देखो, ये पहचान कराने में मदद करता है, ये एक्चुअली में पहचान। जैसे मान लो आपको एक स्टेम का डायग्राम दे देगा, ठीक है, और बोलेगा जरा बताओ ये मोनोकॉट स्टेम है कि डाइकॉट स्टेम है। अरे यार, स्टेम का डायग्राम दे दिए तुम, मोनोकॉट स्टेम और डाइकॉट स्टेम बोल रहे हो, हम सीधा पेरिसाइकिल खोजेंगे, अगर मिल गया तो डाइकॉट, नहीं मिला तो मोनोकॉट, है ना। अच्छा, उसी तरह एक डायग्राम दे दिया, बोला जरा बताओ ये डाइकॉट रूट है या डाइकॉट स्टेम है। अरे यार, सीधा सीधा हाइपोडर्मिस खोजेंगे, अगर मिल गया तो स्टेम है, नहीं मिला तो रूट है ना। ऐसे ही करना। तो इट इज नॉट प्रेजेंट इन, इंपॉर्टेंट है, मोनोकॉट स्टेम। फंक्शन देख लो, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। क्या क्या फंक्शन है भाई? पहला फंक्शन है प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, स्टोरेज की तरह भी एक्ट करता है। अच्छा, डाइकॉट रूट में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कलर दूसरा ही कर देता हूँ। इफ यू आर आस्किंग अबाउट डाइकॉट रूट में ये जो पेरिसाइकिल है ना, ये बाद में मेरिस्टेमेटिक हो जाता है। पेरिसाइकिल स्टार्टिंग में क्या है, परमानेंट, जैसे जैसे एज बढ़ता गया बाद में वो मेरिस्टेमेटिक में बदल गया, और मेरिस्टेमेटिक में बदल गया मतलब इट रीगेन्स इट्स एबिलिटी टू डिवीजन, एबिलिटी ऑफ डिवीजन, एंड कैन डिवाइड, और अगर डिवाइड करेगा और उससे जो ग्रोथ होगा उसी को बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। बिकम्स मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग। कैम्बियम क्या होता है बताएंगे आगे, वैस्कुलर बंडल जैसे पढ़ेंगे इसके बाद तो उसमें जानेंगे। कैम्बियल रिंग एंड गिव्स राइज टू सेकेंडरी टिश्यू। अब ये पेरिसाइकिल क्या होता है एक्चुअली में, तो देखो एक हिंट दे देते हैं। अभी एक ऐसा डायग्राम बनाए थे और बताए थे, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, क्या होगा ये बाद का बात है, बट ऐसा होता है। तो इन दोनों को जो डिवाइड करता है ना, ये दिस इज पेरिसाइकिल, ठीक है, दिस इज पेरिसाइकिल। चलिए कोई नहीं, आगे अभी पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, तो मिटा दे रहे हैं। इन सब के बाद अब बात आता है पिथ का। पिथ क्या है भाई? तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडुला। ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट चलो लिख दिए तो इट्स ओके, इसको मेडुला भी बोलते हैं। ऑक्यूपाइज सेंट्रल पार्ट ऑफ डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट, मतलब डाइकॉट रूट में पिथ नहीं होता। डाइकॉट रूट में पिथ एब्सेंट, डाइकॉट रूट में पिथ नहीं होता। नेक्स्ट, एक चीज ऊपर में कुछ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ जरा को एक बार देख ले ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मिस ना हो। ऊपर में कुछ लिखा है,
उसको देख लेने में ही समझदारी है। वैस्कुलर बंडल, अच्छा ये लिखा हो कि वीवी जहां कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब वैस्कुलर बंडल होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट के लिए ऐसा लिख दिया ताकि कई बार बाद में कंफ्यूज हो जाते थे ना बच्चे, ये वीवी क्या लिखे हैं सर, तो वीवी का मतलब लिख दिए हैं वैस्कुलर बंडल। अब चलो मोनोकॉट स्टेम का बात कर रहे हैं। मोनोकॉट स्टेम पिथ कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड एट वैस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट थ्रू आउट द स्टेम। अच्छा देखो एक डायग्राम बना रहे हैं। अगर हम डाइकॉट स्टेम का बात करें तो इधर जो भी सेल था, यहाँ पे क्या था ऐसा वैस्कुलर बंडल, एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम, और उसके बाद में ये छोटा सा जगह खाली होता था जिसको बोलते थे पिथ। डाइकॉट में ऐसा होता है। लेकिन अगर मोनोकॉट का बात करें ना, अगर मोनोकॉट का बात करें तो मोनोकॉट का स्टेम ऐसा होता है, इसका जो वैस्कुलर बंडल होता है ऐसे बिखरा हुआ होता है। अब पिथ कहाँ, ये वाला पार्ट पिथ है कि ये वाला पार्ट पिथ है कि ये पिथ है कि ये पिथ है कि ये पिथ है, ये पता नहीं चलता। समझे बात? तो डाइकॉट में पिथ क्लियरली दिखता है, मोनोकॉट में पिथ क्लियरली नहीं दिखता क्योंकि वहां वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। मोनोकॉट में पिथ इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वहां वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। अच्छा 10th में आप ग्राफ्टिंग सुने होंगे, नहीं सुने हैं तो अभी हम लोग आई गेस मंडे को इस बारे में बात कर लेंगे, मंडे या वेडनेसडे को तो कंफर्म बात कर लेंगे ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो जब ग्राफ्टिंग एक्चुअली में एक प्लांट के स्टेम को काटकर किसी दूसरे प्लांट के रूट पे जोड़ देना, मतलब ये कि ऐसा प्लांट आपके पास था, आप उसको ऐसे काट दिए, ये रूट वाला पार्ट है, और उसके ऊपर आप किसी दूसरे प्लांट का स्टेम जोड़े, किसी दूसरे प्लांट का स्टेम जोड़े, ये वाला पार्ट स्टेम। तो जोड़ते वक्त ध्यान रखना होता है ना कि इसका ये जो वैस्कुलर बंडल इस वाले का और वो इस वाले के वैस्कुलर बंडल से एकदम कॉन्साइज करे, जैसा कि डाइकॉट में हो सकता है। देख रहे हो डाइकॉट में फिक्स्ड है वैस्कुलर बंडल की जगह, तो कॉन्साइज हो सकता है, एकदम सेम जगह पे फिटिंग हो सकता है। और मोनोकॉट में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां जो वैस्कुलर बंडल है वो बिखरा हुआ है ना, किसी का कहीं किसी का कहीं। तो इसीलिए ना ग्राफ्टिंग जो है इट इज ओनली पॉसिबल इन केस ऑफ डाइकॉट, मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल ही नहीं, यही कारण है क्योंकि वहां वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होता है। अभी जस्ट एनसीईआरटी के डायग्राम से इन दोनों चीजों को समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज पिथ इज जनरली कंपोज्ड ऑफ लार्ज पैरेन्काइमेटा सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस। ये जो पिथ है ये पैरेन्काइमेटा सेल से मिलकर बना होता है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। पिथ इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटा सेल्स। नेक्स्ट इज पिथ रेज क्या होता है भाई, चलो ये भी सुन ले, जब इतना कुछ सुन लिया तो ये क्यों छोड़ा। पिथ रेज क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ पिथ, पिथ का एक्सटेंशन है। In most dicot, the peripheral layers of pith extend between vesicle bundle and are in contact with pericycle. देखो पिथ से कुछ रेज निकलता है ऐसा, और ये जो रेज है ना ये निकला कहां से, तो पिथ के पेरिफेरल मतलब आउटर मोस्ट रीजन से, डाइकॉट में मेनली, और वैस्कुलर बंडल से लेकर पेरिसाइकिल तक जुड़ा होता है, मतलब यहाँ पेरिसाइकिल सीधा यहाँ से यहाँ तक का कनेक्शन है। ठीक है, ये पिथ, इसको बोलते हैं मेडुलरी रेज या पिथ रेज। मेडुलरी रेज या पिथ रेज का काम क्या है, तो ये सेंट्रल पार्ट से निकलेगा और कहां तक जाएगा, तो पेरिसाइकिल या वैस्कुलर बंडल तक जाता है। नेक्स्ट दीज आर एक्सटेंशन, दीज एक्सटेंशंस अपीयर लाइक रेज, और इसलिए इसको बोलते हैं पिथ रे। ये कौन बड़ा बात है, ये रे की तरह दिखता है इसलिए इसको पिथ रे बोलते हैं। अपीयर्स लाइक रेज सो कॉल्ड पिथ रेज। बहुत अजीब बात तो नहीं है, सिंपल सा बात। नेक्स्ट इज ग्राउंड टिश्यू इन लीफ, लीफ में कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही बोले थे कि भाई मोनोकॉट, मोनोकॉट, हाँ मोनोकॉट या डाइकॉट क्या बोले थे यार, हम भी कंफ्यूज हो गए। हमने बात किया था कि डाइकॉट के रूट को नहीं, मोनोकॉट के रूट को छोड़, मोनोकॉट के स्टेम को छोड़कर, मोनोकॉट के स्टेम और लीफ को छोड़कर बाकी सब में सेंट्रल कॉट पिथ और आउटर कॉर्टेक्स एकदम डिफरेंशिएटेड होता है। मोनोकॉट के स्टेम और एमएस याद रख सकते हैं, एमएस है ना, हम एमएसडीसी करके याद रखे थे, एम एस डी सी, तो दो एक्सेप्शन याद हो गया।
मोनोकॉट स्टेम में ये क्लियर जोनेशन नहीं होता। डाइकॉट में कॉलेनकाइमा का बना होता है क्या, हाइपोडर्मिस, और मोनोकॉट में स्क्लेरेनकाइमा का, जनरल कॉर्टेक्स सब में पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है ना, ऐसे करके यही सब तो याद रखना है, यही सब तो याद रखना है क्या कैसे हो रहा है। उसके अलावा एक और याद रख सकना था, कैस्पेरियन स्ट्रिप मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलता, कैस्पेरियन स्ट्रिप मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलता। इंडोडर्म में सिर्फ सिंगल लेयर्ड होता है, बाकी सब मल्टी लेयर्ड होता है। एक मिनट, कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं, पेरिसाइट, पेरिसाइकिल जो है वो मोनोकॉट के स्टेम में नहीं मिलता, कैस्पेरियन स्ट्रिप तो हर जगह मिलेगा, तो फिर ऑर्थोप्लास्टिक पाथवे कैसे। हाँ, तो इसमें जो टिश्यू है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू कॉर्टेक्स एंड पिथ, इनमें सिर्फ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होता है जिसको हम लोग मेसोफिल बोलते हैं। मतलब याद करो क्लास के स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में एक लीफ का डायग्राम दिखाया हूं, वहां पे मेसोफिल सेल्स था जो बीच में भरा हुआ था, वही लीफ के ग्राउंड टिश्यू को बनाता है। ठीक है, चलिए अब बारी है आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वीटीएस। यहाँ पे काम ज्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल आराम से। देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का कमाल, इसको आई गेस अच्छा खासा लेक्चर हो गया, तो या वैस्कुलर खत्म कर देते हैं, एनाटॉमी अगला मतलब एक पैराग्राफ है जो दिख रहा है जितना उतना खत्म कर देते हैं, उसके बाद एक और लेक्चर में स्प्लिट कर देंगे। देखो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, एक कम्प्लेक्स टिश्यू, मतलब परमानेंट में कम्प्लेक्स टिश्यू जो था उसको कंप्राइज करता है, कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कौन कौन, तो फ्लोएम और जाइलम, फ्लोएम और जाइलम को कंस्टिट्यूट करता है। नेक्स्ट, जाइलम और फ्लोएम को टुगेदर क्या बोलते हैं, वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम जब साथ रहेगा तभी उसको वैस्कुलर बंडल बोलेंगे। इन डाइकॉट कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। अब देखो ये है डाइकॉट, देखो ऊपर में है फ्लोएम, नीचे में है जाइलम, देख रहे हो ये कैम्बियम, देख रहे हो कैम्बियम, देख रहे हो, इसी का बात कर रहे थे। एक सेकेंड, इसको हमने पेरिसाइकिल बोला था ना, यहीं पे गलती हो गया। पेरिसाइकिल स्टील का हमने बात किया था, पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल नहीं, इसके ऊपर पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल नहीं कहे थे हम लोग, क्या कहे थे, जो हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ बता दी गलती से। अ, 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 कुछ गलत भी बताए हैं क्या, ऐसा हमको तो नहीं लग रहा। पेरिसाइकिल तो ऊपर में होता है ये तो डायग्राम में बताए थे। हाँ कैम्बियम, कैम्बियम कैम्बियम बता चुके, सही बताया, गलत नहीं बताया, सही बताया, कैम्बियल रिंग जो बोले थे कैम्बियम, ठीक। तो ये कैम्बियम हुआ। अब देखो, अगर कोई वैस्कुलर बंडल में, अगर कोई वैस्कुलर बंडल में, देखो अगर किसी वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन। किसी वैस्कुलर बंडल में अगर कैम्बियम होता है तो हम लोग उसको बोलते हैं ओपन, क्योंकि ये कैम्बियम जो है ना ये सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है। सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है मतलब ये यूं तो परमानेंट है, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक बन जाएगा, मेरिस्टेमेटिक बनने के बाद ये डिवाइड करेगा और ग्रोथ कराएगा। और इसीलिए बोले कि इसमें, और चूंकि अभी भी ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि इसमें अभी भी ग्रोथ हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये ओपन है। कौन सा टाइप है, ओपन टाइप। इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा, ठीक है। देखो इन डाइकॉट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, such vascular bundle because of the presence of cambium
possess the ability to form secondary xylem and phloem and hence are called open vascular bundle. मतलब ओपन का एग्जांपल क्या है? डाइकॉट स्टेम. ओपन का एग्जांपल क्या है? डाइकॉट स्टेम. याद रखिएगा, ओपन मतलब उसमें आपका हो सकता है सेकेंडरी ग्रोथ. ठीक है, चलो. अब देखो, हम दो चीज तुमको दिखाएंगे इस डायग्राम से. देखो, पहले तो वैस्कुलर बंडल दो तरह का होता है, इसके अनुसार तो और परेशान हो जाएंगे. वैस्कुलर बंडल दो तरह का. फर्स्ट इज रेडियल एंड सेकंड इज कॉन्जॉइंट. फर्स्ट इज रेडियल, सेकंड इज कॉन्जॉइंट. देखो, अगर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो, अगर जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट हो तो उसको बोलते हैं रेडियल. जैसे देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, यहां से रेडियस बनाओ, जाइलम, अगला रेडियस पे फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम. एक रेडियस में सब दोनों नहीं है, सबका रेडियस बिल्कुल अलग अलग है. यहाँ सिर्फ फ्लोएम जाइलम, तो यहाँ सिर्फ फ्लोएम, फिर सिर्फ जाइलम, सिर्फ फ्लोएम, सिर्फ जाइलम, सिर्फ फ्लोएम, सिर्फ जाइलम, सिर्फ फ्लोएम, ऐसे. तो जब ऐसे हो तो इसको बोलते हैं रेडियल. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner. ठीक है, देखो लिखा है, when xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radius, the arrangement is called radial. ये किसमें होता है? तो ये रूट में होता है. रेडियल रूट में होता है, टेंशन का बात नहीं. और रूट मतलब दोनों, मोनोकॉट का भी और डाइकॉट का भी, दोनों के रूट में होता है. तो रेडियल रूट में होता है, रेडियल रूट में होता है, नो प्रॉब्लम. रेडियल रूट में होता है, नो प्रॉब्लम. ठीक है. नेक्स्ट इज कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट वापस से दो तरह का, कॉन्जॉइंट ओपन या कॉन्जॉइंट क्लोज्ड. कॉन्जॉइंट का मतलब क्या? कॉन्जॉइंट का मतलब ये कि अगर ऐसा वैस्कुलर बंडल है तो इस पे जाइलम फ्लोएम ऐसे होगा, देख रहे हो, एक रेडियस पे जाइलम भी, फ्लोएम भी, जाइलम भी, फ्लोएम भी, एक ही रेडियस पे. अगर ऐसा हो, वन एबव द अनदर, वन एबव द अनदर का अगर केस हो, अगर केस वन एबव द अनदर का हो, ऐसा बोलेंगे. When xylem and phloem are situated on the same radius of vascular bundle, the arrangement is called conjoint. And such vascular bundle are common in stem, leaf and leaf of dicot and monocot. है ना? ये जो conjoint है कहाँ मिलेगा? स्टेम एंड लीफ. मतलब बड़ा सिंपल है भाई, रूट में रेडियल और बाकी जगह कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट मतलब एक ही रेडियस पे जाइलम फ्लोएम दोनों, जैसे ये वाला केस देख रहे हो, एक ही रेडियस पे, एक ही रेडियस, यहां से एक रेडियस लग गया, उसी एक रेडियस पे फ्लोएम भी है, उसी एक रेडियस पे जाइलम भी. ठीक है, ये हो गया. अच्छा, इसको भी देखो, ये भी वैसा ही है, एक ही रेडियस पे फ्लोएम भी है, एक ही रेडियस पे जाइलम भी. तो दोनों ही कॉन्जॉइंट है, ये भी कॉन्जॉइंट है, ये भी कॉन्जॉइंट है. ठीक है. अब ओपन और क्लोज में अंतर देखो. अगर कॉन्जॉइंट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो आप इसको बोलोगे ओपन. अगर कॉन्जॉइंट में जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं है तो आप इसको बोलोगे क्लोज्ड. आई डोंट थिंक अब दिक्कत होना चाहिए. अगर कैम्बियम है तो आप बोलोगे ओपन, अगर कैम्बियम नहीं है तो आप उसको बोलोगे क्लोज. ठीक है. अच्छा, ये ओपन और क्लोज का केस सिर्फ और सिर्फ कहाँ आ सकता है? ओपन और क्लोज का केस सिर्फ और सिर्फ कॉन्जॉइंट में आ सकता है. मतलब सिर्फ और सिर्फ रूट और सॉरी स्टेम और लीफ में. रूट में तो रेडियल है, तो वहां तो एक के ऊपर एक ही नहीं है, तो बीच में कुछ आएगा कैसे? जैसे यहाँ एक के ऊपर एक था तो बीच में नहीं है ऐसा कह सकते हैं. बट जब एक के ऊपर एक है ही नहीं तो बीच में है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? कुछ पता नहीं चलेगा. ठीक है. तो ओपन वैस्कुलर बंडल सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में होता है, क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल बाकी सब जगह होता है.
मतलब कॉन्जॉइंट में ओपन कहाँ होता है? तो डाइकॉट स्टेम में। कहाँ? डाइकॉट स्टेम में। बाकी सब जगह क्लोज ही होता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम का अगर हम बात करें तो वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में ओपन सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम होता है, बाकी सब जगह क्लोज होता है। तो ये रहा आपका वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अगले लेक्चर में हम लोग डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टेम, रूट और लीफ के बीच में डिफरेंस देखेंगे। एंड आई गेस कि आपका मैक्सिमम काम हो चुका है, तो ज्यादा टेंशन नहीं है। ठीक है।